वेलकम बैक। अली साहब, सनाउल्लाह साहब तो बहुत खौफनाक बात कर रहे हैं। सर, अगर हम ये गुफ्तगू को इसी तरफ लेके जाएं जिधर उन्होंने इशारा किया है ऑस्टेरिटी से और तेल की कीमतों से हटके, कि इसका क्या आपको, अब बिकॉज ऑब्वियसली तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, इसका मईशत पे आपको क्या असर आने वाले दिनों में लग रहा है? और बजट, IMF प्रोग्राम, इस हवाले से हमें व्हाट शुड वी बी प्रिपेयर्ड फॉर? देखिए जी, अगर हम इन तेल की कीमतों को और ये जंग को बीच में से निकाल दें तो इस वक्त IMF के ऊपर प्रोग्राम में तकरीबन 450-500 बिलियन रुपए का FBI का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रहा था। उस शॉर्टफॉल को पुर करने के लिए पुर करने के लिए तो हमारे ऊपर PDL डाल दिया है उन्होंने ज्यादा। उसी को उसको पुर करने के लिए PDL बढ़ाया गया जो 82 रुपए पे हो गया था और इसको 100 रुपए पे एक सवस लेके जाना था। अब करना ये हुआ कि तेल ऊपर चला गया, PDL अब 82 रुपए ऑन एवरेज अभी भी 82 रुपए है कि 50 और 110 शायद इस पे है दोनों पे डीजल पे, तो वो अब इसको तो कम करना पड़ेगा। अब आप देखें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो ऊपर जा रही हैं, जिस तरह चली गई है, अगले हफ्ते जो है हमें डीजल 20-25-30 रुपए फिर प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो अब ये हमें फैसला करना है कि हमने इसको किस तरह से लेके जाना है। क्या हमने इन तेल की कीमतों को अब्जॉर्ब करना है या कहीं और पे टैक्स लगाना है? अब ये हुकूमत करना है। हुकूमत इसको कुछ तो कर पाएगी नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो कहीं से नया टैक्स कलेक्ट कर सकेगी। मेरा नहीं ख्याल IMF इस पे ही कुछ करेगी। करना ये होगा कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो उससे इन्फ्लेशन आएगी। सबसे पहले तो इमीडिएट 1.5-2% का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का इस पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला इम्पैक्ट होगा कि जो खाने पीने की अशियात है, पेरिशेबल फूड आइटम, वो महंगी होंगी। फिर उसके बाद दूसरी अशियात महंगी होगी और हर ऐसा ऐसा करते करेंसी करंट अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा, करेंसी डेप्रिशिएट होगी, उससे दोबारा इन्फ्लेशन आएगी। तो एक बड़ा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस सारे पे डिपेंड करता है कि ये जंग कब तक रहती है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मस कब तक बंद रहता है और ये तेल की कीमतें कब तक ऊपर रहती है। आपको याद होगा आज सुबह तेल $118 पे चला गया था, फिर यूरोपियन यूनियन ने अपने कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर से कुछ उसमें से पैसे निकाल के उसमें से कुछ तेल निकाला तो 101 पे आ गया। लेकिन अब ये कब तक इस तरह चलेगा? अगर ये जंग चलती रहेगी तो ये स्टेप्स नहीं ले पाएंगी और ये और ऊपर चली जाएगी। अब अली खिजर साहब, बट यहाँ सर ये भी तो इशू है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद IMF भी थोड़ी सी यहाँ लचक दिखा दे, ढील दे दे, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं तो IMF की भी पॉलिसी में फर्क पड़ता है। मगर अगर IMF यहाँ थोड़ी सी लचक भी दिखा देता है तो जो ये पिछले दिनों में हुकूमत इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया, फिर कुछ ये भी जिक्र हो रहा था कि सैलरी क्लास को थोड़ा सा वो रिलीफ देंगे, क्या आपको लग रहा है कि इस दफे बजट में जिस तरह की प्लानिंग अब तक वो चल रही थी हुकूमत में, वो उसी को जारी रख पाएंगे? देखिए, मुझे तो ये मुझसे लगता है कि वो रिलीफ IMF इस वक्त दे पाएगा इन्हें। इस तरह से कि तेल की कीमतों में ये इन्हें इजाजत मिल जाएगी कि नीचे करें, वरना कहीं और से टैक्स करना पड़ेगा। और अगर आप इंटरनेशनल हालात देखें तो मतलब इस वक्त हम कोई किस कैंप पे बैठे हैं? क्या हम ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या ईरान के साथ है? हमें तो ये भी नहीं पता है। हम तो दरमियान में कहीं बैठे हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में हमें इस वक्त इस तरह का कोई रिलीफ मिल रहा है। हमने बहरहाल जो बात है कि हमने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है कि जी हमें कुछ पैसे दी जाए। वो उन्होंने $5 अरब के, हमने कहा कि रिजर्व हमारे बड़े टाइम के लिए कर दी जाए, ऑयल फैसिलिटी बड़ी की जाए। तो हम अगर कहीं देखने हैं तो हम सऊदी अरब की देख रहे हैं। देख रहे हैं पैसे आने के, IMF में नहीं आ रहे। अगर सऊदी अरब से ये पैसे आ जाते हैं और वो हो जाता है तो हम एक क्राइसिस से बच सकेंगे। बट सऊदी अरब से अगर पैसे आएंगे तो हम सऊदी अरब की जंग में किस तरह से हेल्प करेंगे, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये सवाल आप कल अपने प्रोग्राम में उठाया करेंगी। बहरहाल अभी हालात बहुत बहुत नाजुक है। मुझे नहीं लगता IMF हमें कुछ सपोर्ट इस पर कर पाएगा इस वक्त। और इस वक्त मेरे ख्याल में अगर ये जंग 2-3 महीने और रहती है और ये तेल की कीमतें ऊपर रहती हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जितनी हार्ड एंड स्टेबिलिटी है वो करीबन सब उड़ जाएगी। तो ये दुआ करें कि जंग जल्दी खत्म हो जाए। जी सनाउल्लाह साहब, आपने अली खिजर साहब की बात सुनी, बट सर वो तो कह रहे हैं कि अगर 2-3 महीने जंग चलती है, लेट्स सपोज के हफ्ते 10 दिन में यहाँ कोई रेजोल्यूशन हो जाता है, उससे कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी हमारी सूरत हाल पे? देखिए, अगर जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लिए खासकर, मैं सिर्फ ये ऑयल का क्राइसिस नहीं है, मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के रिजर्व ड्रेन होना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान का जो शॉक बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल नहीं है।
ये 15-20 दिन भी, महीना भी पाकिस्तान के जो रिजर्व है उस पर डंट डालेगा। और इसीलिए जो एक खबर आई है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से रिक्वेस्ट कर रहा है $5 बिलियन की डेफर पेमेंट पे आयल की, और जो उनके डिपॉजिट पड़े हैं उनको 10 साल के लिए रोल ओवर करने की बात कर रहा है। उसकी वजह यही है। और ये इस वक्त IMF के साथ भी जो डिस्कशन हो रही है उसमें ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। और जो दूसरा क्राइसिस मैं बता रहा था वो आपका पावर सेक्टर का और गैस सेक्टर का आने जा रहा है। अच्छा, आपके पास LNG की इंपोर्ट आपकी बंद हो चुकी है। कतर ने अपना जो मेन प्लांट था वो बंद कर चुका है। अगर उसको ओपन भी वो आज करे तो 5 हफ्ते लगेंगे। तो 25 मार्च के बाद आपके मुल्क में गैस की और बिजली की शॉर्टेज होगी कि जो आपके पावर प्लांट हैं जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर चलते हैं, कोयले का है या LNG का है, वो भी तमाम डिस्टर्ब होंगे क्योंकि आपके पास स्टॉक नहीं है। इसके साथ साथ क्योंकि आगे गर्मी बढ़ रही है, इस वक्त इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी अगर आप सेंटीग्रेड देखें 30-32 हो रहा है। तो पावर की जो बिजली की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। उसको पूरा करने के हवाले से भी आपको बड़ी मुश्किल पेश आएंगी और लोड शेडिंग करनी पड़ेगी गैस की और बिजली की भी। तो क्राइसिस जो है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये इसका जो इम्पैक्ट है अगले 5-6 महीने चलेगा। बिल्कुल ठीक। अली साहब, एक और भी यहाँ जो ऑब्वियसली तेल की कीमतें या हम कह सकते हैं खित्ते की सूरत हाल से लिंक्ड इशू है, वो हमारी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स का भी है। देखिए जी, मैं आपको याद हो, अगर आप मेरे आर्टिकल पढ़ रही हैं तो पिछले 1.5-2 महीने से मैंने ये रेमिटेंसेस की जो कंसंट्रेशन रिस्क है यूएई और ओवरऑल मिडिल ईस्ट से जो आता है उस पर लिखना शुरू कर दिया था कि जी 50% से ज्यादा हमारी रेमिटेंसेस मिडिल ईस्ट से आती हैं। और रेमिटेंसेस इस साल $42 बिलियन की हो रही हैं, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को मिला के इतनी बनती हैं। तो उसमें से 21 बिलियन तो इन 2 मुल्कों से आती हैं, 3 मुल्कों से, और बाकी छोटे छोटे मुल्कों से आती हैं। तो कहीं पे जब ये इन इकोनॉमी जंग चलती है तो इनकी इकोनॉमी पे एक डेंट पड़ता है, खासतौर पे यूएई की इकोनॉमी पे डेंट पड़ता है, जिससे हमारी तकरीबन जो है $10 अरब की हमारी रेमिटेंसेज आती है। सो 9 से $10 अरब की रेमिटेंसेज सालाना हमारी यूएई से आ रही हैं। तो अगर उस पर डेंट पड़ता है, उस पर 10%, 20%, 25% की कहीं कटौती होती है तो वो भी हमारे करंट अकाउंट पे एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इम्पैक्ट डालेगा। फिर हमारी एक्सपोर्ट्स है, जैसे हमारा मीट है, जो हमारा बहुत सारा गोश्त जो है वो उधर जाता है। उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो हम मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पे भी डेंट आएगा। तो और ऑलरेडी हम विजिबल ये चीजें हो चुकी हैं। फिर हमारे बहुत सारे उमरा जो है, जो हमारे यहाँ एलीट है, उनका बहुत सारा पैसा जो है वो दुबई में लगा हुआ है, यूएई में लगा हुआ है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर। अगर वहाँ की रियल एस्टेट की मार्केट, वहाँ की उधर की और मार्केट्स में डेंट आता है, जो यकीनन आएगा, तो उसकी वजह से जो पैनिक उनमें आएगा वो पाकिस्तान के अंदर भी आपको विजिबल होगा। क्योंकि पैसे वाले लोग तो वही है, पाकिस्तान में भी सरमायाकारी उन्हीं की है। कहीं और सरमायाकारी उनकी खराब होगी तो वो पाकिस्तान में भी कहीं पैनिक करेंगे। तो ये सूरत हाल जो है किस तरह अनफोल्ड होती है, कैसे चीजें चलती हैं, ये नहीं बता सकता मैं आपको। और दूसरा, हर चीज जब कोविड के अंदर था कि हर चीज शॉर्ट हो जाती है, जब इसमें स्टेट ऑफ कॉमर्स के बंद होने की वजह से बाकी दुनिया की हर पोर्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, हर मुल्क प्रेशर आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें जिनका अभी हम सोच भी नहीं रहे हैं, कल को वो भी शॉर्ट हो सकती है। आपको याद होगा कि कोविड के दिनों में गाड़ियां जो है दुनिया भर में उनकी सप्लाई कम हो गई थी, क्योंकि उनके अंदर एक ताइवान में कंपनी बनाती थी, वो चिप बनाती थी, वो चिप बनाना बंद हो गई थी, वो कंपनी बंद हो गई थी, तो पूरी दुनिया की गाड़ियों की सप्लाई खत्म हो गई थी। तो इस तरह से इस वॉर की वजह से भी कहीं ना कोई ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट आएगा जो हम आज एनालाइज नहीं कर सके, और सप्लाई चेन नॉर्मलाइज होने में बहुत टाइम देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये रिस्क बहुत ज्यादा है। इस पे हमें बहुत एहतियात से फूक के चलना चाहिए। हमें फौरी तौर पर ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने चाहिए, और हमें कोविड की तर्ज पे हमें वर्क जो है 4 दिनों का हमें वर्क वीक कर लेना चाहिए, और ईद की लंबी छुट्टियां कर देनी चाहिए हमें। क्योंकि अगर अभी तो तेल की कीमतों की बात करें, तेल की सप्लाई ना मिले तो फिर क्या करेंगे? आपको मिनिमम सप्लाई तो चाहिए होती है, तो हमें उसके लिए आज से तैयारी करनी चाहिए। हुकूमत 4 दिन से बस सोच ही रही है, कर कुछ नहीं रही है, सारे कीमत बढ़ाने के उन्होंने कोई स्टेप नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईरान।